हाल ही में आई द टुमारो वॉर एक एक्शन मूवी है और आपको इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी में आपको कुछ जानलेवा प्रकार की स्पीसीज को दिखाया जाएगा जो कि एलियंस होते हैं और जो 2051 के लोग होते हैं उनको मारकर वो एलियंस खा रहे थे। अब जो 2051 के लोग थे उन्होंने एक टाइम मशीन बनाई थी जिसकी मदद से वो पास्ट में आए थे और अपने पूर्वजों से मदद मांग रहे थे। इस मूवी में लीड रोल क्रिस प्राट का है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग आसमान की ऊंचाई से नीचे गिर रहे होते हैं। उनमें से हमारी फिल्म का हीरो डैन फॉरेस्टर भी होता है जो कि एक पूल में गिरता है और बच जाता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है। उस सीन में डैन फॉरेस्टर की बेटी म्यूरी फॉरेस्टर का बर्थडे होता है। डैन फॉरेस्टर को किसी साइंस लैब से ज्वाइनिंग का नोटिस आया होता है। वो अपनी बेटी और बीवी को अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। तभी बाहर निकलते ही उसी साइंस लैब से कॉल आता है और वो उसकी ज्वाइनिंग करने से मना कर देते हैं, जिससे डैन फॉरेस्टर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वो वापस अपने घर आकर अपनी बेटी और वाइफ के साथ फुटबॉल का मैच देख रहा होता है। अपने पापा को उदास देखकर उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर कहती है कि पापा सब ठीक हो जाएगा। कि तभी फुटबॉल मैच के बीच में एक लाइट चमकती है और उस लाइट में से कुछ लोग बाहर आते हैं। वो और कोई नहीं 2051 से आए टाइम ट्रैवलर थे। वो लोग यहाँ के लोगों से मदद मांगते हैं और फ्यूचर से आई कमांडर यहाँ के लोगों से कहती है कि अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की तो अगले 12 महीने में मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि 2021 में रह रहे लोगों ने 2051 में रह रहे लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिया था, पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ से जितने सैनिक भेजे जा रहे थे उनमें से कुछ सैनिक ही वापस लौटकर आ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डैन फॉरेस्टर अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है कि तभी उसे आर्मी ऑफिस से कॉल आता है और वो आर्मी ऑफिस में पहुँच जाता है। वहाँ उससे कुछ पूछताछ की जाती है और उसके हाथ में टाइम ट्रैवलर डिवाइस फिक्स कर दिया जाता है और ये सब चीज़ उसकी मर्ज़ी के बिना हो रही थी, जिससे उसको गुस्सा आ रहा होता है, पर मजबूरन उसे ये काम करने के लिए हाँ करना पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्यूचर में जंग में जाने की बात से डैन फॉरेस्टर की वाइफ रोने लगती है और उसे वहाँ जाने से रोकती भी है, पर डैन फॉरेस्टर का मन नहीं था ऐसे मुश्किल वक्त में भागने का। पर अपने वाइफ के कहने पर डैन फॉरेस्टर अपने पापा के पास जाता है क्योंकि वो अकेले थे जो उस डिवाइस को निकाल सकते थे और डैन फॉरेस्टर फ्यूचर में नहीं जाता। डैन फॉरेस्टर के पापा सरकार से भागे हुए एक अपराधी थे, इसलिए डैन फॉरेस्टर उनसे नफरत करता था। डिवाइस निकालते वक्त डैन फॉरेस्टर की लड़ाई फिर से अपने डैड से हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब डैन फॉरेस्टर वापस अपने घर पर आता है। फॉरेस्टर ने अपने हाथ से डिवाइस नहीं निकाला था, जिसे देखकर उसकी वाइफ रोने लगती है क्योंकि अब उसे जंग में जाना पड़ेगा, पर वो उसके जंग में जाने की बात को मान जाती है और डैन फॉरेस्टर से कहती है कि अपनी बेटी म्यूरी से तुम ही कहना कि तुम जंग में जा रहे हो। फिर डैन जब अपनी बेटी से ये बात बताता है तो उसकी बेटी रोने लगती है। अब डैन फॉरेस्टर जंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके जैसे कई लोग थे जो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे उस भयानक जंग में जाने की। उस ट्रेनिंग कैंप में उसका एक दोस्त भी बन जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और वहाँ की कमांडर उन्हें उठाती है और डैन फॉरेस्टर को बताती है कि हमारी आखिरी बची रिसर्च लैब पर हमला हुआ है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो हम फ्यूचर में जंग हार जाएंगे। फिर वहाँ के सभी लोगों को एक टाइम लूप के नीचे खड़ा किया जाता है, पर उस टाइम लूप में कुछ गड़बड़ आ जाती है जिसकी वजह से वो लोग आसमान की काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, जिसमें से कई लोग तो गिरने में ही मारे जाते हैं। डैन फॉरेस्टर और कुछ लोग पूल में गिरते हैं जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। वो लोग अपने आसपास देखते हैं कि वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। एलियंस ने बहुत तबाही मचा रखी थी और वहाँ के लोगों को मारकर खा रहे थे। फिर डैन फॉरेस्टर के पास कर्नल का कॉल आता है। कर्नल उन लोगों से उनकी रिसर्च लैब में जाने को बोलती हैं और वहाँ से कुछ केमिकल लाने को बोलती हैं। अब डैन फॉरेस्टर इस मिशन को लीड कर रहा होता है। अब वो उस लैब की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। उस लैब के हालात बहुत ही खराब थे। वाइट स्पाइक्स ने उस लैब को तबाह कर रखा होता है। अब वो देखते हैं कि रिसर्च टीम को वाइट स्पाइक्स ने मारकर टांग रखा होता है। ये बात वो कर्नल को बता देते हैं। कर्नल डैन फॉरेस्टर से वो केमिकल लाने को बोलती हैं और कहती हैं कि तुम्हें जल्द ही उस केमिकल को वहाँ से लेकर निकलना होगा क्योंकि कुछ मिनट बाद हम उस सिटी को बम से उड़ा देंगे। फिर डैन को वो केमिकल ट्यूब मिल जाती है। अब वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। जिस रास्ते से वो ऊपर आए थे अब वहाँ पर वाइट स्पाइक्स थे, इसलिए कर्नल उन्हें पीछे वाली सीढ़ियों का रास्ता बताती है
अब वो बड़ी सावधानी से नीचे उतर रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। अब उनमें से एक आदमी को ऊपर सीढ़ियों में एलियन दिखाई देते हैं। डैन फॉरेस्टर उनकी तरफ टॉर्च करता है तो उनमें से एक व्हाइट स्पाइक उन पे हमला कर देता है, जिसे देख डैन फॉरेस्टर की पूरी टीम व्हाइट स्पाइक्स पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। फिर वो व्हाइट स्पाइक्स बड़ी तेजी से नीचे आने लगते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। इधर डैन फॉरेस्टर और उनकी टीम उन पर फायरिंग करती है, पर वो व्हाइट स्पाइक्स नहीं मरते। अब वो एक हॉल में पहुंचते हैं। वहां पर एक व्हाइट स्पाइक डैन को मारने आता है, पर डैन उस पर फायरिंग करता रहता है। अब डैन फॉरेस्टर की गोलियां खत्म हो जाती हैं और व्हाइट स्पाइक उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है कि तभी डैन फॉरेस्टर बगल में कांच तोड़कर उसमें से एक कुल्हाड़ी निकालता है और उस कुल्हाड़ी से व्हाइट स्पाइक को मार देता है। अब इस घटना से वहाँ के सारे व्हाइट स्पाइक भड़क जाते हैं। अब कर्नल उन सबसे बोलती है कि 3 मिनट में हम बमबारी शुरू कर देंगे, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग वहाँ से निकल जाओ। डैन और उसकी टीम पूरी जान लगाकर बचाव दल टीम के पास पहुँचती है, पर व्हाइट स्पाइक बचाव दल की गाड़ियों पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। ये देखकर डैन फॉरेस्टर व्हाइट स्पाइक पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और उधर से व्हाइट स्पाइक भी इन पर हमला शुरू कर देते हैं। अब व्हाइट स्पाइक डैन की टीम पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी डैन के पास एक व्हाइट स्पाइक आता है, पर डैन उसे गोलियों से भून देता है। अब वहां पर बम गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, पर व्हाइट स्पाइक उन पर हमला करते रहते हैं। उनमें से 2 ऐसे लोग थे जिनको बंदूक तक पकड़नी नहीं आती थी। वो सभी लोगों को वहां से भेजकर खुद व्हाइट स्पाइक से लड़ने लगते हैं, पर अब वहां पर बम गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और पूरा शहर तबाह हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन फॉरेस्टर और उसका दोस्त मिलिट्री कैंप में होता है, जहां उसका दोस्त और एक आदमी ही जिंदा बचे थे और बाकी सब जंग में मारे गए थे। अब डैन फॉरेस्टर को कर्नल बुलाती है, जो मिशन को लीड कर रही थी। अब कर्नल से मिलकर उसे पता चलता है कि जो कर्नल थी वो उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर थी। अब दोनों बाप बेटी कुछ देर बात करते हैं। अब म्यूरी फॉरेस्टर अपने डैड डैन फॉरेस्टर को बताती है कि व्हाइट स्पाइक में मादा स्पाइक भी होती है, जो कि जमीन में घोंसला बनाती है। इनको बचाने के लिए नर व्हाइट स्पाइक अपनी जान भी दे सकते हैं। म्यूरी फॉरेस्टर डैन फॉरेस्टर को यह भी बताती है कि जो जहर आप लाए थे उसने नरों को तो मार दिया था, पर मादा बच गई थी। उस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ था और हमें पता लगाना है कि वो मादा व्हाइट स्पाइक इस जहर से क्यों नहीं मरी। अब वो लोग मादा व्हाइट स्पाइक को पकड़ने के लिए उसके घोंसले पर जाते हैं। वहाँ पर कई सैनिक मादा व्हाइट स्पाइक को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर मादा व्हाइट स्पाइक बहुत ताकतवर थी, वो बाहर नहीं आ रही थी। फिर तभी वो अचानक से बाहर आ जाती है और सभी सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देख कर्नल उस घोंसले में घुस जाती है, पर वो डैन फॉरेस्टर को वहीं हेलीकॉप्टर में रुकने को बोलती है। वो मादा अब बहुत आक्रामक हो गई थी। तभी म्यूरी फॉरेस्टर उस मादा पर शूट करती है, पर वो मादा और ज्यादा ही भड़क जाती है और म्यूरी फॉरेस्टर पर हमला कर देती है। ऊपर हेलीकॉप्टर में डैन देखता है कि बाकी सब नर मादा को बचाने के लिए उसकी घोंसले की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए वो मादा को पकड़ने के लिए उस घोंसले में कूद जाता है। घोंसले में कूदते ही वो देखता है कि मादा व्हाइट स्पाइक उसकी बेटी को मारने वाली होती है, लेकिन डैन फॉरेस्टर उसकी पूंछ पकड़ लेता है। फिर डैन फॉरेस्टर और उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर उस मादा व्हाइट स्पाइक को धक्का देके पिंजरे में बंद कर देती है। अब वो पिंजरा एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ाकर ले जा लेता है, पर अब नर व्हाइट स्पाइक ने उन पर आक्रमण शुरू कर दिया था। पर म्यूरी फॉरेस्टर और डैन फॉरेस्टर एक जीप में बैठकर उन व्हाइट स्पाइक को गोलियों से भूनकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर उस मादा व्हाइट स्पाइक को अपनी रिसर्च लैब में ले आता है। अब म्यूरी फॉरेस्टर उस मादा पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है और डैन फॉरेस्टर उसकी ये काम करने में मदद करता है। वो लोग मादा की बॉडी का सैंपल लेके उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वो लोग व्हाइट स्पाइक के लिए जहर बना सकें, पर जहर नहीं बन पाता क्योंकि मादा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। अब अगला सीन दिखाया जाता है। म्यूरी फॉरेस्टर अपने डैड से कहती है कि अगर ये जहर काम करेगा तो आप इसे अपनी दुनिया में लेके जाना। आपकी दुनिया में बहुत सारे लोग भी हैं और टाइम भी है। पर डैन कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। फिर म्यूरी फॉरेस्टर अपने डैड से कहती है कि मुझे आपके सिवा किसी और पर विश्वास नहीं और ये काम कोई दूसरा भी नहीं करेगा। फिर डैन इस बात के लिए मान जाता है। तभी वो लोग व्हाइट स्पाइक के लिए जहर बना लेते हैं, जिससे कि वो अब सभी व्हाइट स्पाइक को आसानी से मार सकते हैं। कि तभी वो मादा व्हाइट स्पाइक होश में आ जाती है और रिसर्च लैब में नर व्हाइट स्पाइक भी हमला कर देते हैं। म्यूरी अपने डैड से कहती है कि आपको इस जहर को लेकर अपनी दुनिया में जाना होगा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर वो दोनों उस लैब से निकल जाते हैं और उधर नर व्हाइट स्पाइक मादा व्हाइट स्पाइक को छुड़ा देते हैं। अब मादा व्हाइट स्पाइक बहुत ही गुस्से में थी। इधर डैन और म्यूरी बड़ी सावधानी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पर वो मादा उनका पीछा करती रहती है। अब डैन फॉरेस्टर को 5 मिनट में अपनी दुनिया में टाइम जंप करना होता है। कि तभी वो व्हाइट स्पाइक इनको देख लेते हैं और इन पर आक्रमण शुरू कर देते हैं। डैन और म्यूरी भी उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तभी व्हाइट स्पाइक अपने पंजे से म्यूरी पर हमला कर देती है और म्यूरी फॉरेस्टर नीचे गिर जाती है। डैन फॉरेस्टर उस मादा व्हाइट स्पाइक को गोलियों से फायरिंग करके भगा देता है
और अपनी बेटी के पास नीचे कूद जाता है। सब तरफ व्हाइट स्पाइक ने हमला कर रखा था और व्हाइट स्पाइक ने पूरी रिसर्च लैब को तबाह कर दिया था। और इधर म्यूरी फॉरेस्टर काफी घायल हो चुकी होती है और अपने आखिरी वक्त में अपने डैड से बात करती है। बात करते करते वो रोने भी लगती है और व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए वो जहर उनको दे देती है और कहती है कि अब आप ही इस तबाही को रोक सकते हैं, और लास्ट में अपने डैड से आई लव यू कहती है। फिर तभी वो मादा व्हाइट स्पाइक वहाँ पर आ जाती है कि तभी जिस पर वो लोग बैठे थे वो पुल टूट जाता है और म्यूरी फॉरेस्टर वहाँ से नीचे गिरने लगती है। नीचे बहुत सारे व्हाइट स्पाइक थे। अपनी बेटी को मौत के मुंह में जाता देख डैन फॉरेस्टर भी नीचे कूद जाता है और तभी डैन टाइम जंप कर देता है और अपनी दुनिया में आ जाता है 2021 में। पर उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर मारी जाती है। डैन के साथ काफी लोग जंप करके वापस आए थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन फॉरेस्टर को होश आता है। वो सबसे कहता है कि जहर को भारी तादाद में बनाओ और फ्यूचर में भेज दो। पर कमांडर कहती है कि हमारा जंप लिंक अब बंद हो गया है, अब हम भविष्य से संपर्क नहीं कर सकते। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग में बचे सभी लोग अपने परिवार से मिलते हैं, पर डैन उदास था क्योंकि वो अपनी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर को भविष्य में नहीं बचा पाया था। अब डैन घर आता है और अपनी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर से मिलता है जो कि बहुत छोटी थी। वो उससे गले मिलकर इमोशनल हो जाता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि हमारी छोटी सी बेटी फ्यूचर में कर्नल थी और वो साइंस में भी बहुत एक्सपर्ट थी, पर मैं उसे बचा नहीं पाया। फिर डैन की वाइफ डैन को आइडिया देती है कि हम शायद उन एलियंस की शिप को गलत समय में ढूंढ रहे थे, क्या पता वो इस समय में भी हो और वक्त आने पर बाहर निकलें। फिर वो अपनी एक नई टीम तैयार करता है। फिर व्हाइट स्पाइक के पंजे की रिसर्च करने पर उनको पता चलता है कि सबसे पहले वो ज्वालामुखी के पास आए थे, वहीं पर उनका सुराग मिल सकता है। फिर वो एक बच्चे के पास जाते हैं जो कि ज्वालामुखी का एक्सपर्ट होता है। वो उन्हें उन एलियंस की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है जो कि रूस के ज्वालामुखियों में थी। फिर वो लोग सरकार से मदद मांगते हैं पर सरकार उनकी मदद करने से मना कर देती है। फिर डैन को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो फौजी रडार में आए बिना उनको रूस की सीमा तक पहुंचा दे, इसलिए वो अपने डैड से मदद मांगता है और उसके डैड उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। फिर डैन के डैड सभी को रूस की सीमा तक पहुंचा देते हैं अपने प्लेन से और फिर वो लोग पूरा ग्लेशियर छान मारते हैं। फिर उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर वो शिप बर्फ में धंसा होता है। उनमें से कुछ लोग अंदर जाते हैं और कुछ लोग बाहर पहरा देते हैं। अंदर डैन फॉरेस्टर की टीम कुछ व्हाइट स्पाइक को अपने जहर से मार देती है, पर उसमें से कुछ व्हाइट स्पाइक उनसे बचकर बाहर निकल जाते हैं, जिसमें से एक मादा भी होती है। वो बहुत खूंखार होती है। डैन के डैड उनमें से नर को तो मार देते हैं पर मादा वहां से बचकर निकल जाती है। अंदर वाली टीम पूरी शिप को बम से उड़ा देती है। फिर डैन और उसके डैड मादा व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस मादा व्हाइट स्पाइक को ढूंढ लेते हैं। डैन का डैड मादा व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए एक डमी रखता है और अलग बैठकर उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन वो मादा व्हाइट स्पाइक उस पर आक्रमण कर देती है। पर वो दोनों उस पर फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन वो व्हाइट स्पाइक बर्फ में कहीं छुप जाती है। तभी वो मादा उन पर फिर से आक्रमण कर देती है, पर डैन उसकी आंख में उसी का पंजा घोंप देता है, जिसकी वजह से वो अंधी हो जाती है और उसके हाथ में जहर वाला इंजेक्शन भी घोंप देता है। पर मादा वो हाथ काट कर बहा देती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। पर मादा व्हाइट स्पाइक अंधी थी और डैन पर आक्रमण करना जारी रखती है। तभी डैन का डैड उसे अपनी तरफ बुलाता है और वो मादा उसके डैड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी डैन उस मादा व्हाइट स्पाइक पर हमला कर देता है और उसका गला काट देता है। लेकिन वो व्हाइट स्पाइक अब भी हमला कर रही थी कि तभी डैन उसके मुंह में जहर वाली शीशी फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गलना शुरू हो जाती है और डैन उस मादा को लात मारकर उसे पहाड़ से नीचे ढकेल देता है और वो व्हाइट स्पाइक वहां से नीचे गिरकर मर जाती है और यहाँ पर सभी एलियंस खत्म हो जाते हैं और लास्ट में फॉरेस्टर का परिवार फिर से एक साथ मिलते हैं और म्यूरी अपने दादाजी को भी देख लेती है क्योंकि वो उनसे पहले कभी भी नहीं मिली थी। और यहाँ पर हमारी अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है।